हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। इस क्लास में हम समझने वाले हैं अपने 12th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्रमुख स्थल रूप और उनका आर्थिक महत्व। इस क्लास में हम इसका पहला भाग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, और सबसे पहले यह देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन सी बड़ी बातें समझनी है। पहली बात जो हमें समझनी है वो है प्रमुख स्थल रूप। प्रमुख स्थल रूप में पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। इन तीन प्रमुख स्थल रूपों के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में बात करनी है। दूसरा देखना है स्थल रूपों के बनने की प्रक्रिया। ये तीन स्थल रूप और वो कैसे बनते हैं, इनके बनने की प्रक्रिया क्या है वो हमें समझनी है। तीसरी बात हमें करनी है इन स्थल रूपों का वर्गीकरण। पर्वत भी उनके बनने की प्रक्रिया और उनके दिखने के हिसाब से अलग अलग होते हैं। पठार भी उनके बनने की प्रक्रिया और दिखने के हिसाब से अलग अलग होते हैं। और मैदानों का भी कुछ वर्गीकरण होता है। इन तीनों स्थल रूपों का वर्गीकरण हमें देखना है और इन तीनों स्थल रूपों का आर्थिक महत्व देखना है। आर्थिक रूप से ये किस प्रकार लाभदायक है, ये किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, वो बातें हमें समझनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थल रूपों का निर्माण कैसे होता है। स्थल रूपों के निर्माण के लिए दो बल कार्य करते हैं, एक तो आंतरिक बल और एक बाह्य बल। आंतरिक बल मतलब पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहे हैं, पृथ्वी के अंदर से जो बल आ रहे हैं वो आंतरिक बल है। और बाह्य बल मतलब पृथ्वी के ऊपर जो बल लग रहे हैं, जिसमें हम तापमान देख सकते हैं, दाब देख सकते हैं, पानी का बहाव देख सकते हैं, पवनों का, हवा का बहाव देख सकते हैं, ये बाह्य बल है। तो आंतरिक बल जो है वो धरातल को ऊपर उठाते हैं और नीचे धसा देते हैं। जो पृथ्वी के अंदर से फोर्स लग रहा है, पृथ्वी के अंदर से जो बल लग रहा है वो धरातल को या तो ऊपर उठा देगा या नीचे धसा देगा। और दूसरा है बाह्य बल, ये धरातल को समतल बनाने का काम करता है। आंतरिक बल के कारण ऊपर उठ गया या नीचे धस गया, उबड़ खाबड़ हो गया है, तो इस बाह्य बल की वजह से वो समतल हो जाता है। तो आंतरिक बल और बाह्य बल ये दो इंपॉर्टेंट बल है जो कि अपने प्रमुख स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। दूसरा है इन स्थल रूपों के निर्माण में शैल या चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंतरिक बल और बाह्य बल तो काम करते ही करते हैं, लेकिन वो आंतरिक बल और बाह्य बल जिन चट्टानों पर काम करते हैं वो चट्टान कैसी है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि वो मुलायम चट्टान है तो इन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। जो चट्टानें मुलायम है, सॉफ्ट है, ये आंतरिक बल और बाह्य बल उनको बहुत ज्यादा परिवर्तित करेगी। और यदि वो चट्टान कठोर है तो उस पर कम प्रभाव देखने को मिलेगा। चट्टान यदि कठोर है तो इन आंतरिक और बाह्य बलों का प्रभाव हमें कम देखने को मिलेगा। तो इन सभी प्रक्रियाओं की वजह से, आंतरिक बल और बाह्य बल की वजह से, और साथ ही चट्टाने या शैल कठोर है या मुलायम है, उसके हिसाब से किस प्रकार के हमें प्रमुख स्थल रूप देखने को मिलते हैं। पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा है मैदान। इन तीन प्रमुख स्थल रूपों के बारे में हमें बात करनी है। पर्वत क्या होते हैं, छोटी सी बात कर लेते हैं। फोटो में हम समझे तो ये पर्वत है। मैदान क्या होते हैं, मैदान उबड़ खाबड़ या समतल हिस्सा होगा। तो ये पठार क्या चीज है, पठार ऊपर उठा हुआ होगा, लेकिन ये पर्वत नहीं है, ये ऊपर जाके एक समतल हिस्सा बन जाता है। तो ये है आपका पर्वत, ये है मैदान और तीसरा है आपका पठारी हिस्सा। ऊपर उठा हुआ है लेकिन ये पर्वत नहीं है, ऊपर जाके समतल हो जाता है। पर्वत ऊपर से तीखा हो सकता है। तो इन तीन स्थल रूपों के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले अपना सबसे पहला प्रमुख स्थल रूप है पर्वत। ये पृथ्वी की सतह का करीब करीब 27% भाग घेरे हुए हैं। पूरी दुनिया के पर्वतों को हम देखें, जैसे कि भारत का हिमालय जो कि दुनिया के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। इसके अलावा राजस्थान में है अरावली, नीचे दक्षिण में है नीलगिरी, यूरोप वाले हिस्से में जाओगे तो आल्प्स मिलेगा। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में रॉकीज, एंडीज, ये बहुत सारे पर्वत है पूरी दुनिया में। तो ये पर्वत पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा घेरे हुए हैं, करीब करीब 27% भाग घेरे हुए हैं। ये धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं जिनका शिखर
1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो। धरातल से ये ऊपर उठे हुए होते हैं और इनका शिखर जो है वो 1000 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से भी वो ऊंचा होना चाहिए। साथ ही इनकी ढाल तेज होनी चाहिए। ढाल तेज होनी चाहिए। मंद ढाल वाले पर्वत नहीं कहलाएंगे और इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो क्या होते हैं पर्वत? धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। इनका शिखर 1000 या 1000 मीटर से ज्यादा होता है। इनकी ढाल तेज होती है और इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि धरातल के सभी ऊपर उठे हुए भाग पर्वत नहीं कहलाते हैं। सब ऊपर उठा हुआ भाग पर्वत नहीं कहलाएगा। कुछ ऊपर उठे हुए भाग पठार भी होते हैं, जैसे कि तिब्बत का पठार। ये 4500 मीटर ऊंचा है। हमने क्या बात की कि पर्वत वो होते हैं जिनका शिखर 1000 मीटर से ज्यादा है। तो एक पठार है तिब्बत का पठार, ये तो 4500 मीटर है, 1000 मीटर का करीब करीब 5 गुना है। लेकिन ये पर्वत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो उठा हुआ है, लेकिन ये ऊपर से शिखर नहीं है, बल्कि ऊपर से इसका मैदानी हिस्सा आ जाता है। कहां है तिब्बत का पठार? एक बार छोटे से रूप में देख लेते हैं। ये भारत का एक रफ मैप। भारत से उत्तर की तरफ जाओगे तो यहां पर आएगा तिब्बत का पठार। ये करीब 4500 मीटर ऊंचा है। आंतरिक बल बाह्य बल की अपेक्षा अधिक तेजी से काम करते हैं। दो प्रकार के बल हमने देखे। आंतरिक बल पृथ्वी के अंदर लग रहे हैं और बाह्य बल पृथ्वी के ऊपर से लग रहे हैं। इन्हीं की वजह से अपने प्रमुख स्थल रूपों का निर्माण होता है। लेकिन आंतरिक बल जो है वो ज्यादा मजबूती से काम करते हैं बाह्य बल की तुलना में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि आंतरिक बल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मजबूती से ज्यादा तेजी से काम करते हैं। पर्वत के उच्चतम और निम्नतम भाग के बीच सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। ये बात तो समझने लायक है। पर्वत का उच्चतम भाग और सबसे निम्नतम भाग, इन्हीं के बीच तो सबसे ज्यादा दूरी होगी। बीच में कहीं गिनोगे तो दूरी कम ही होगी। तो पर्वत के सबसे उच्चतम और सबसे निम्नतम भाग के बीच सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। अब इन पर्वतों का हम वो कैसे बने हैं, निर्माण प्रक्रिया और कैसे दिखते हैं, उसके हिसाब से इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो पर्वतों का वर्गीकरण निर्माण क्रिया के आधार पर वो बने कैसे हैं। पहला है वलित पर्वत, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फोल्ड माउंटेन। दूसरा है खंड पर्वत, जिसे ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है, फोल्ड ब्लॉक। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, जिसे वॉल्केनिक माउंटेन बोला जाता है अंग्रेजी में। और चौथा है अवशिष्ट पर्वत, जिसे रेजिडुअल माउंटेन बोला जाता है। तो एक एक करके इन चारों पर्वतों के प्रकार के बारे में हमें देखना है। सबसे पहला है वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। ये फोल्ड माउंटेन के दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसका सबसे उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? एंटीक्लाइन, या जिसे अपनति भी बोला जाता है। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे जाता हुआ हिस्सा, उसका सबसे अंतिम बिंदु कहलाता है सिनक्लाइन। तो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन हमें याद रखना है, ये वलित पर्वत के हिस्से हैं। ये है आपका एंटीक्लाइन, ये ए बन रहा है तो एंटीक्लाइन, और नीचे वाला है आपका सिनक्लाइन। एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, हिंदी में इसे बोला जाता है अपनति और ये है अभिनति। अपनति और अभिनति, अपनति और अभिनति। ये फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं? भारत का जो हिमालय पर्वत है मुख्य रूप से भारत में आता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों में से एक है। ये एक फोल्ड माउंटेन है। मतलब दो चट्टानों के आपस में टकराने की वजह से, एक दूसरे की तरफ आने की वजह से, जो बीच वाला पार्ट है वो ऊपर उठ गया है और उसी से ये हिमालय पर्वत बना है। और हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? एक फोल्ड माउंटेन है, एक वलित पर्वत है। तो संपीड़न बल मतलब कंप्रेशनल फोर्स, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो इन संपीड़न बलों के परिणाम स्वरूप जो परतदार चट्टानें हैं उनमें वलन पड़ जाते हैं। एक तरीके से उनमें एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन वाला हिस्सा आ जाता है। ऐसी वलित परतदार चट्टानों के ऊपर उठने से बनी पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत कहा जाता है।
मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि दो चट्टानों के टकराने से ही हिमालय पर्वत बना है, और ये एक दूसरे की तरफ आना और ये फोर्स लगना क्या कहलाता है? संपीड़न बल कहलाता है। कंप्रेशनल, चीजें कंप्रेस हुई है और उसकी वजह से जो परतदार चट्टानें हैं वो ऊपर उठ जाती है, वलित हो जाती है, और उससे जो पर्वत बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है, एशिया का हिमालय जो कि दुनिया के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। यूरोप में आल्प्स, ये भी एक वलित पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज। हिमालय एशिया में, आल्प्स यूरोप में, रॉकी उत्तर अमेरिका में और एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। ये दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट वलित पर्वत है और इनको बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। हालांकि इनको बने हुए करोड़ों साल हो गए हैं, लेकिन इनसे पुराने बहुत पर्वत बन चुके हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है नवीन वलित पर्वत, यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन। तो बनने के हिसाब से तो ये वलित है, लेकिन साथ ही ये नए समय में ही बने हैं तुलनात्मक रूप से, इसीलिए इन्हें नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, नवीन वलित पर्वत आपको याद रखना है। एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन क्या होता है ये आपको याद रखना है। इस मैप से देखते हैं कि ये चारों पर्वतमालाएं कहां पर है। हिमालय तो आपको आइडिया होगा कि भारत के उत्तर की तरफ है, और भारत कहां पर है? ये भारत है। और ये वाला जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? हिमालय। इधर पश्चिम की तरफ आओगे, ये यूरोप वाला हिस्सा, यूरोप में है ये आल्प्स जो कि नवीन वलित पर्वतमाला है। इधर पश्चिम में और आओगे तो ये है उत्तरी अमेरिका, इसमें ये रही रॉकी पर्वतमाला, नवीन वलित पर्वत है। इसके नीचे जाओगे तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में यह है एंडीज पर्वतमाला जो कि एक नवीन वलित पर्वत है। तो पहला प्रकार है वलित पर्वत। दूसरा है खंड पर्वत, या जिसे ब्लॉक माउंटेन भी बोला जाता है। इसमें प्रेशर की वजह से, बल की वजह से खंड बन जाते हैं। अगर उन खंडों में से बीच वाला खंड ऊपर उठ जाए या फिर आसपास वाले खंड नीचे धंस जाए तो बीच में क्या बन जाएगा? एक पर्वत बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? खंड पर्वत, या जिसे ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। तो तनाव बलों, संपीड़न बल की वजह से तो वलित पर्वतमाला बनती है, मतलब प्रेशर लगा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, और ये तनाव बल क्या हो रहा है? खींच रहे हो आप चीजों को। तो तनाव बल या टेंशनल फोर्स के परिणाम स्वरूप ये जो परतदार चट्टानें हैं उसमें दरार या फिर भ्रंश पड़ जाते हैं। दरारों को ही ज्योग्राफिकली लैंग्वेज, भौगोलिक भाषा में बोला जाता है, ये भ्रंश पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। जब दो भ्रंशों के बीच की भूमि आसपास की भूमि की तुलना में ऊपर उड़ जाती है, अगर तीन खंड बन गए और बीच वाला खंड ऊपर उड़ गया तो बीच में एक पर्वत बन जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आसपास वाले खंड, जब दोनों भ्रंशों के बाहर की भूमि नीचे बैठ जाती है और बीच की भूमि वहीं रहती है लेकिन उठी हुई दिखती है, तो इस प्रकार से बने हुए पर्वत क्या कहलाते हैं? खंड पर्वत कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन भी बोला जाता है। इसके अलावा इन्हें खंड पर्वत, भ्रंशोत्पर्वत, भ्रंशखंड या फिर होस्ट भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आया होस्ट क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके खंड पर्वत ही है। भ्रंशोत क्या है? खंड पर्वत ही है। भ्रंशखंड क्या है? ये भी खंड पर्वत ही है। एग्जाम्पल, उदाहरण आपको पता होने चाहिए। फ्रांस का वास्जेस जो कि एक खंड पर्वत है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट एक खंड पर्वत है, उत्तरी अमेरिका का सिएरा नेवाडा, ये क्या है? ये भी एक खंड पर्वत है। तो वलित पर्वत के उदाहरण और खंड पर्वत के उदाहरण आपको पता होने चाहिए। ये फ्रांस और जर्मनी तो यूरोप में है, और उत्तरी अमेरिका आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ही है। तो ये था अपना दूसरे प्रकार का पर्वत, खंड पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत मतलब, ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर बना दरार या छेद, जिसके अंदर से पृथ्वी के अंदर की लावा या मैग्मा बाहर आ जाता है। इसके अलावा गैसेस और धूल के कण भी बाहर आते हैं। तो इस छेद को क्या बोला जाता है? इस दरार को क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी। जब इस ज्वालामुखी से लावा या मैग्मा बाहर आ गया और ये इस जगह पर गिरकर ही समय के साथ ठोस बन गया, तो इस प्रकार बने पर्वत को क्या बोलते हैं हम? ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं।
तो ज्वालामुखी के उद्गार से निकले पदार्थ धरातल पर मुख के चारों ओर जमकर शंकु का रूप धारण कर लेते हैं। शंकु मतलब इस तरह की ये टोपी वाला हिस्सा, ये शंकु का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे बने पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं और इनका एक और नाम है संग्रहित पर्वत। तो संग्रहित पर्वत बोले या ज्वालामुखी पर्वत बोले एक ही बात है। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उसके अंदर से जो पदार्थ निकले वो इस ज्वालामुखी के मुख पर ही जम गए, एक शंकुनुमा आकृति बन गई। तो इस प्रकार के पर्वत को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी या संग्रहित। अंदर से निकले पदार्थों का वहां पर संग्रहण हो गया है, उसका ठोसीकरण हो गया है। उदाहरण के तौर पर हवाई द्वीप का मोनालुआ, म्यांमार या बर्मा भी बोलते हैं माउंट पोपा। बर्मा पहले बोलते थे, अभी म्यांमार बोलते हैं, भारत का एक पड़ोसी देश है। तो म्यांमार में है माउंट पोपा, इटली में है विसुवियस, इक्वेडोर में है कोटोपैक्सी और जापान में है फ्यूजियामा। क्या है ये? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी के उद्गार से बने पर्वत ज्वालामुखी पर्वत। सारे उदाहरण याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 उदाहरण हर प्रकार के पर्वत के आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है चौथा अपना अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन। ये क्या है? तीनों प्रकार के माउंटेन अभी हमने देखे, समय के साथ इनका कटाव होता है और कटाव होते होते जो कठोर चट्टानें हैं उनका तो कटाव नहीं होगा, लेकिन आसपास की जो मुलायम चट्टानें उनका कटाव ज्यादा होगा। तो इस प्रकार जो पर्वत बचे रह जाते हैं कटाव के बाद, उन्हें बोला जाता है रेजिडुअल माउंटेन या फिर अवशिष्ट पर्वत। ये बचे हुए पर्वत है। तो अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? अपक्षय या फिर अपर्दन, ये धरातल पर लगातार कार्य करते रहते हैं। ये अपक्षय और ये अपर्दन क्या है? अपक्षय और अपर्दन की वजह से कटाव होता है, जो चट्टानें हैं उनका कटाव होता रहता है, उनको बोला जाता है अपक्षय या फिर अपर्दन। तो ये अपक्षय और अपर्दन ऐसा नहीं है कि कभी हुए और कभी नहीं हुए, ये लगातार काम करते रहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? तापमान की वजह से, दाब की वजह से, पानी के बहाव की वजह से, हवा के बहाव की वजह से ये अपक्षय और अपर्दन होते ही रहते हैं। ये बल धरातल के ऊंचे उठे हुए भागों को काटते छाटते रहते हैं। अपक्षय और अपर्दन की वजह से जो ऊपर उठे हुए हिस्से हैं धरातल के, जिसे हम पर्वत बोल लेते हैं आसान भाषा में, उनका कटाव छटाव होता रहता है। जो मुलायम चट्टानें हैं वो तो कटकर बह जाती है, लेकिन जो कठोर चट्टानें हैं वो उच्च भूखंडों के रूप में खड़ी रहती है, जिससे कि अपशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। जो मुलायम चट्टानें हैं उनका तो कटाव हो जाएगा, लेकिन जो कठोर चट्टानें हैं वो कट नहीं पाती है और ऊपर उठा हुआ हिस्सा में दिखता है। तो इस प्रकार जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा दूर से पर्वत के रूप में दिखता है उसे बोला जाता है अपशिष्ट पर्वत। भारत में नीलगिरी, पारसनाथ और राजमहल ये कैसे पर्वतमालाएं हैं? अपशिष्ट पर्वतमालाएं हैं। नीलगिरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कहां पर है ये? भारत के दक्षिणी हिस्से में, मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की बॉर्डर पे। तो ये थे पर्वतों के प्रकार, पर्वतों का वर्गीकरण उनके निर्माण के हिसाब से। अब ये पर्वत जो है वो हमारे लिए, इंसानों के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। क्या महत्व है आइए जानते हैं। पहला है संसाधनों के भंडार है। ये पर्वतों में बहुत प्रकार के संसाधन मिलते हैं, जैसे कि पर्वत पर बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, बहुत ज्यादा जंगल होते हैं और इन पेड़ों की वजह से आप इमारती लकड़ी प्राप्त करते हैं। इमारती लकड़ी मतलब इनकी लकड़ी प्राप्त करके आप फर्नीचर, घर के अलग अलग सामान बनाते हैं। लाख मिलता है, गोंद मिलता है। इन पर्वतों में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके औषधीय गुण होते हैं, जो अपनी बीमारी ठीक कर लेते हैं जड़ी बूटियों के रूप में। इसके अलावा इनकी जो नीचे वाली ढलान है वो चाय और फलों की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। पर्वतों की जो नीचे वाली ढलान होती है उनमें आप चाय और फलों की खेती अच्छे से कर सकते हैं। कोयले और चूना पत्थर के भंडार होते हैं इन पर्वतों में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन एक ऐसा पर्वत है जहां से हम इस प्रकार के संसाधन प्राप्त करते हैं। दूसरा जो बड़ा फायदा है वो है जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन मतलब पानी के माध्यम से आप बिजली पैदा करते हो। कैसे? पानी को हम बांध में इकट्ठा करते हैं
बांध का पानी धीरे धीरे छोड़ते हैं। जब पानी छोड़ रहे होते हैं तो नीचे टरबाइन लगाते हैं। पानी की वजह से वो टरबाइन घूमता है और बिजली पैदा होती है। तो ये पर्वत में कैसे होता है? आपको पता होगा कि पर्वतों में बर्फ जमा होती है, उनकी ऊंचाई पर उन बर्फ के पिघलने से पानी बनता है और ये पानी जब लगातार बहता है तो नदी का रूप ले लेता है और इन्हीं नदियों को हम बांध के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में ये नदियां तेज झरने बनाती हैं, जलप्रपात बनाती है और इन्हीं तेज बहाव की वजह से हम टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करते हैं। तो जल विद्युत उत्पादन में भी पर्वतों का एक इंपॉर्टेंट रोल है। पर्वतों से नदियां निकलती हैं और इन नदियों पर बड़े बड़े झरने होते हैं। क्योंकि ढलान वाले क्षेत्रों पर बहती है तो वहां पर झरने बनेंगे और इन्हीं झरनों से या इस पानी को हम बांध के रूप में इकट्ठा करके टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करते हैं। और ऐसा काम जापान, इटली और स्विट्जरलैंड इन देशों में बहुत ज्यादा होता है। तीसरा जो महत्व है वो है जल के असीम भंडार होते हैं। मैंने बताया आपको कि पर्वतों की ऊंचाई बहुत अधिक हो और उसकी अधिक ऊंचाई पर बर्फ जमता है, उस बर्फ के पिघलने से पानी बनता है और ये पानी जब लगातार बहे तो नदियों का रूप ले लेता है। तो यानी कि इनसे निकलने वाली नदियों की वजह से लोगों को पानी उपलब्ध होता है और यहीं से 12 मासी नदियां भी बहती है जो कि पूरे साल भर बहती है। नेक्स्ट जो फायदा है पर्वतों का वो है उपजाऊ मैदानों का निर्माण में सहायक होती है। इन पर्वतों से नदियां निकलती है जैसे कि भारत के गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, यमुना नदी है, हिमालय पर्वत से निकलती है या तिब्बत के पठार वाले हिस्से से निकलती है। ये नदियां जब निकलती है तो चूंकि ढलानी क्षेत्र है तो बहुत तेज बहती है और तेज बहने की वजह से ये अपने रास्ते में आई मुलायम चट्टानों को काटती रहती है। चट्टानों का जो हिस्सा कट गया है वो मिट्टी के रूप में बदलकर इन्हीं नदियों के साथ आगे बहता है। जब थोड़ा सा भी ढलान कम हुई तो ये नदियां उस मिट्टी को वहां पर जमा कर देती है, तो वहां पर मैदानी हिस्सा बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, बहुत अच्छी खेती वहां पर होती है। तो पर्वतों की वजह से मैदानों का निर्माण होने में भी सहायता मिलती है। तो पर्वतीय नदियां कटाव के द्वारा मिट्टी को बहाकर निचली घाटियों में जमा करती है और उन निचली घाटियों में अच्छा मैदानी हिस्सा बनता है जो कि खेती के लिए बढ़िया रहता है। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है जिसे हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु का मैदान भी बोलते हैं, इसके अलावा सतलुज का मैदान है, ये खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि मिट्टी बढ़िया है। नेक्स्ट जो फायदा है, ये पर्वत एक प्राकृतिक राजनीतिक सीमाएं बनाते हैं। जैसे कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वतमाला है वो एक प्राकृतिक रूप से चीन और भारत के बीच में राजनीतिक सीमाओं के रूप में काम करता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक इंपॉर्टेंट फायदा है पर्वतों का। तो हिमालय भारत और चीन के बीच में एक प्राकृतिक रूप से राजनीतिक सीमाओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट फायदा है जलवायु पर प्रभाव। जलवायु क्या होता है? एक होता है मौसम, एक होता है जलवायु। मौसम मतलब कम समय में हम जब देखते हैं कि तापमान, बारिश, आर्द्रता, हवा की दिशा में क्या परिवर्तन हो रहा है उसे मौसम बोला जाता है। लेकिन किसी जगह का हम लंबे समय का मौसम का एवरेज निकाले, लगभग 30 या 30 साल से ज्यादा का, तो उसे जलवायु बोला जाता है। तो जलवायु पर भी पर्वतों का प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे कि हिमालय है, ये गर्मियों के बाद आने वाले मानसून को, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इनकी हवाओं को रोकता है और इनको रोकने की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो इसकी वजह से भारत का जलवायु मानसूनी जलवायु भी कहलाता है। वहीं यही हिमालय पर्वतमाला सर्दियों में जो मध्य एशिया से ठंडी हवाएं आती है या साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती है उनको रोकता है और भारत में नहीं आने देता है, जिसकी वजह से सर्दियों में भारत का तापमान इतना कम नहीं होता है, इतनी सर्दी नहीं पड़ती है। सर्दी तो पड़ती है लेकिन यदि हिमालय नहीं होता तो और तेज सर्दी पड़ती। तो इन पर्वतमालाओं का जलवायु पर भी विशेष इफेक्ट पड़ता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे जरूर याद रखिए कि हिमालय गर्मियों के बाद आने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून को रोककर अच्छी बारिश करवाता है भारत में, और वहीं सर्दियों में साइबेरिया या मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत के उत्तरी हिस्से को
भयंकर सर्दी से बचाता है। नेक्स्ट, पर्वतों का आर्थिक महत्व है, ये एक इंपॉर्टेंट पर्यटन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। पहाड़ी हिस्सों में कुछ बीच वाले हिस्से होते हैं जो कि पर्यटन के हिसाब से बहुत शानदार होते हैं। यहां पर हर साल हजारों लाखों की तादाद में लोग घूमने आते हैं और इस पर्यटन की वजह से इन क्षेत्रों का आर्थिक जो महत्व है वो बढ़ जाता है। जैसे कि शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, श्रीनगर है, ये सब कैसे इलाके हैं? ये पहाड़ी क्षेत्र है और आपने जरूर नाम सुने होंगे कि लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में घूमने जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने प्रमुख स्थल स्वरूपों में सबसे पहला स्थल स्वरूप जो है पर्वत, उनका वर्गीकरण, उनकी निर्माण प्रक्रिया और इनका आर्थिक महत्व देखा। तो आज की क्लास को हम यही थामते हैं। आपको करना क्या है, इन चीजों को अभी ही रिवाइज कर ले ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।